One of the most significant events which happened in 2023 was the Israel's Gaza invasion. ये हमास ने अटैक किया था इसराइल पे 7 अक्टूबर को, और उन्होंने फायरिंग की थी बैराज रॉकेट्स के, और जिसमें 242 इसराइली सोल्जर्स एंड सिविलियन को कैप्चर किया था। उसके जवाबी कार्रवाई में इसराइल ने बमबारी की गजा की पट्टी पे, और जिसमें कई लोग मारे गए थे। और उसके साथ साथ इसराइल ने पूरी गजा को जो सीज किया था, और उनकी वाटर सप्लाई और फूड सप्लाई को कट ऑफ कर दिया था। तो ये जो एस्केलेशन बढ़ती गई, जो सऊदी और ईरान के रिलेशन में नॉर्मलाइजेशन होनी थी, वो खत्म हो गई। उनके जो पॉसिबिलिटीज वो खत्म हो गई, और ये एडमिट किया था बाइडेन ने। और ये जैसे ही अटैक किए गजा हॉस्पिटल पे इसराइल ने, और ये सारे अटैक्स कंटिन्यू रहे, अभी तक कंटिन्यू है। तो उसमें 500 जो सिविलियंस थे वो मारे गए। तो यूएन चीफ ने कहा था कि आई एम हॉरिफाइड, जो उसने वो सीन देखा। उसके जो जनरल असेंबली में 11 नवंबर को 6 रेजोल्यूशंस पास हुए सॉवरेनिटी के लिए, कि वो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो पैलेस्टीनियन के ही रहेंगे। उसके साथ जब इसराइल ने अटैक किया अल शिफा हॉस्पिटल में, तो डब्ल्यूएचओ ने के चीफ ने कहा था कि ये एक डेथ जोन बन चुकी है ये हॉस्पिटल। तो 8 दिसंबर को यूएई ने एक रेजोल्यूशन पास किया, पेश किया कि इमीडिएट सीज फायर किया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो यूनाइटेड स्टेट्स ने उसे वीटो कर दिया, जो सोल सपोर्टिंग कंट्री है अभी तक इसराइल का। तो ये सारे और जो कंट्रीज थे उन्होंने तो सपोर्ट किया है सीज फायर को, लेकिन ब्रिटेन ने वो एब्सटेंड रहा, और यूएस ने उसे वीटो किया। तो टू स्टेट सॉल्यूशन की अभी तक जो बातें हो रही हैं उसमें जो फ्राइडे 13 दिसंबर को बात हुई, उसमें सारे सिक्योरिटी नेशनल कंट्री काउंसिल के मेंबरों ने उसके पे एग्री किया, और इंक्लूडिंग जो वीटो पावर कंट्रीज हैं 5। तो अभी तक जो सिविलियन मारे गए हैं पैलेस्टाइन के में इसराइल के अटैक्स में, वो 22,600 के करीब है। और भी जो अमवात हैं, कई लोग जो है वो लापता हैं, वो अंडर डेबरी है। तो ये जो डिस्ट्रक्शन है अभी तक वो कंटिन्यू है। जो सेकंड इवेंट हुआ वो COP 28 था, जो यूएई में हुआ एक्सपो सिटी में। उसका जो प्रेसिडेंट था वो डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जबर था। वो एक कंट्रोवर्सी में इसलिए रहा कि वो सीईओ था नेशनल ऑयल कंपनी के। और उसके साथ वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कुछ प्रोजेक्ट्स दिए। वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट दिया क्लाइमेट हेल्थ प्रोग्राम के लिए, और एडीबी ने कुछ प्रपोज किए प्रोग्राम। वो टेक्निकल सपोर्ट देगी जब कोई लैंडस्लाइड, कोई फ्लड लाइक जो हैजर्ड्स होंगे, तो वो अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए भी वो सपोर्ट करेगी। अभी तक COP 20 में जो प्लेजेस हुए वो $57 बिलियन के थे। तो 725 मिलियन तो लॉस एंड डैमेज फंड के लिए थे। तो गार्डियन ने ये रिपोर्ट किया कि जितना रिक्वायर्ड है लॉस एंड डैमेज फंड में, जो अभी तक हुआ है 725, वो 0.2% है। तो इससे ज्यादा जो कंट्रीज को अभी जो लॉस एंड डैमेज में फंड की दरकार है। तो $3.5 बिलियन ग्रीन क्लाइमेट फंड में कंट्रीब्यूट हुए, और 2.7 बिलियन फॉर हेल्थ में जो प्लेजेस हुए वो 100 बिलियन यूएई और बिल एंड मेलिंडा गेट्स ने प्लेज किए। 2.6 बिलियन नेचर बेस्ड सॉल्यूशन के लिए, 2.5 बिलियन फॉर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, 1.2 बिलियन फॉर रिलीफ रिकवरी एंड पीस के लिए, 1.2 बिलियन रिड्यूस मीथेन इमिशंस के लिए, 568 मिलियन इन्वेस्टमेंट स्पेशली इन क्लीन एनर्जी के लिए, और 467 मिलियन फॉर अर्बन क्लाइमेट एनर्जी के लिए। तो थर्ड जो मेजर इवेंट था वो था सऊदी ईरान रेप्रोचमेंट, जो 10 मार्च 2023 को मीडिएटेड बाय चाइना ने की। और 2016 में वैसे ये रिलेशन जो है वो कट ऑफ हुआ था, क्योंकि सऊदी अरबिया ने एक्सिक्यूट किया था एक शिया क्लर्क को, जिस वजह से वो प्रोटेस्ट हुआ ईरान में। और जो एम्बेसी थी उसको भी गाल बन जलाया था ईरान में, जो सऊदी अरबिया का थी। तो ये रीजंस क्या है इसके इस डिटेंट के पीछे, वो ये हैं कि एक तो सऊदी और यूएसए के रिलेशन भी अभी कोई ठीक नहीं है। जो खशोगी के मर्डर के बाद
और ट्रम्प ने भी कुछ बहुत कुछ कहा था सऊदी वालों को कि वो 2 वीक सिक्योरिटी अगर हम ना पेश करें तो सऊदी अरबिया वो नहीं रह पाएगा। और जो सऊदी का खुद का अपना विजन है 2030, वो ये है कि वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। जब मिडिल ईस्ट में पीस होगा तो वही जो इकोनॉमी का जो डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबल होगी। और बीजिंग का इंटरेस्ट ये है कि बीजिंग को अपनी इंडस्ट्री को चलाने के लिए आयल चाहिए और अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उसको एक्सपोर्ट करने के लिए मार्केट चाहिए। तो मिडिल ईस्ट वो बहुत अच्छी मार्केट है और डेस्टिनेशन है चाइना के लिए। तो जो फोर्थ इवेंट हुआ वो था एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स। ये टाइमलाइन ये है कि 2001 में जिम ओनेल ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट था जिसने क्वाइन किया ब्रिक, जिसमें ब्राजील, रशिया, इंडिया और चाइना था। 2011 में साउथ अफ्रीका को ज्वाइन किया गया जब ब्रिक्स बन गया। तो 2023 में 6 न्यू मेंबर्स वर इंक्लूडेड। तो जिनको 1 जनवरी और 2024 में ज्वाइन करना था, लेकिन अर्जेंटीना ने ज्वाइन नहीं किया, लेकिन 5 जो और कंट्रीज हैं उन्होंने ज्वाइन किया, तो 10 मेंबर बन चुके हैं। सिग्निफिकेंस जो ब्रिक्स की है वो ये है कि उनकी अब करंटली जो जीडीपी है वो है 31.58%, जो आईएमएफ ने प्रोजेक्ट की है। लेकिन वो आईएमएफ के कहने के मुताबिक कि बाय 2040 उनकी जो है 40% हो जाएगी। ये जो 5 और कंट्रीज जो इंक्लूड हुए हैं ब्रिक्स में, तो उनके आने से 55.75% पॉपुलेशन हो गई है ब्रिक्स की, और उसके साथ 37% जो है जीडीपी हो गई है। और ये हाफ ऑफ द ग्लोबल फूड प्रोड्यूस करते हैं ये सारे 10 कंट्रीज मिलकर। जो की टेकवेज ये हैं कि एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स की इसलिए कि वो सऊदी अरबिया और यूएई वो इन्फ्लुएंस से निकलना चाहते हैं, स्पेशली वेस्ट और यूएस के इन्फ्लुएंस से। और मिडिल ईस्ट जो है वो अपना ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना चाहता है और कंट्रीज तक। और चाइना अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहता है मिडिल ईस्ट में। और ये जो ज्यादातर जो डॉलर की जो इन्फ्लुएंस रही है, जैसे ईरान पे वो इम्पोज करते हैं सैंक्शंस, रशिया पे इम्पोज करते हैं सैंक्शंस, तो ये अब डी डॉलराइजेशन की एक कैंपेन है। यूएसए ब्रिक्स को अपने और वेस्ट और डॉलर के अगेंस्ट समझता है, ये एक्सपेंशन ब्रिक्स का है। और इसके साथ साथ जो ब्रिक्स की जो ताकत है, पावर है, वो भी बढ़ेगा, क्योंकि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आएंगी इसमें, तो उसकी माइट जो है बहुत ज्यादा बढ़ेगी। फिफ्थ जो मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ वो था सीपेक, जो है वो कंप्लीट हुआ। 10 इयर्स उसके कंप्लीट हुए। तो उसमें क्या क्या हुआ 10 इयर्स में? गवादर पोर्ट, गवादर स्कूल, गवादर हॉस्पिटल बनी। एनर्जी 300 मेगावाट एनर्जी जो है वो कोल एंड विंड से प्रोड्यूस हुई। हाइड्रो एंड सोलर, ये टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 6,000 मेगावाट इंक्लूड हुई नेशनल ग्रिड में। 510 का हाईवेज बने से 868 की ट्रांसमिशन लाइन इंस्टॉल हुई, और 820 किलोमीटर फाइबर ऑप्टिक्स बनी। और अभी तक $25.4 बिलियन की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। ये जो टोटल प्रोजेक्ट था वो था $62 बिलियन का। तो फिर सीपे का फेज 2 स्टार्ट हो चुका है। उसमें एग्रीकल्चर, टूरिज्म इंडस्ट्री, टेक्निकल एजुकेशन, हेल्थ केयर फैसिलिटीज और जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अट्रैक्ट करनी है, उस पे ज्यादा फोकस दिया गया है। और फेज 2 में यह भी है कि पॉवर्टी को रिड्यूस किया जाए और जो प्रोडक्टिविटी है एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री की, उसको बढ़ाया जाए।